अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने चैप्टर नंबर 20 जो है वो ख़त्म कर दिया था। उसकी एक्सरसाइज जो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स थे वो सारे आपको वीडियो की फॉर्म में मिल चुके हैं। आपने वो पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं और आपने जो है उसको वो सॉल्व भी कर लिए होंगे न्यूमेरिकल। अब हमने चैप्टर 21 स्टार्ट करना है बेटे। चैप्टर 21 है एटॉमिक फ़िज़िक्स के नाम से और इसमें हमने क्या करना है, एटम के बारे में पढ़ना है। अब अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस अगर इस चैप्टर को देखें तो हमारा जो पहला टॉपिक है ये है मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से बेटे 3-4 ही टॉपिक्स हैं जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। उनमें से पहला जो टॉपिक है वो यही वाला है, मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और है इंतहाई आसान। ये इंतहाई आसान जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ना मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, मैस डिफेक्ट के बारे में आप लोगों को बताने से पहले, मैस डिफेक्ट आप लोगों को समझाने से पहले एक बात बता दूं कि हमारी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे पास कोई चीज़ है, अगर हम उसको पार्ट्स में कन्वर्ट कर लें, मतलब उसको ब्रेक कर लें, उसको तोड़ लें, तो उसके जितने भी टुकड़े बनेंगे ना, उसके जितने भी पार्ट्स बनेंगे, अगर हम उन तमाम पार्ट्स का मैस मेजर करें और फिर उन तमाम पार्ट्स के मैस को ऐड कर लें, तो वो जो पार्ट्स का मैस होगा, उस मैस का जो सम होगा वो उस टोटल ऑब्जेक्ट के मैस के बराबर होगा। जैसे फ़र्ज़ करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये मेरे पास एक बॉल पेन पड़ी हुई है। ये आपको नज़र आ रही है वीडियो में, ये बॉल पेन पड़ी है। अगर मैं इसके ना 5 छोटे छोटे टुकड़े बना लूँ, लेकिन इसके टुकड़े बनाने से पहले मैं इस पूरी बॉल पेन का मैस मेजर कर लूँ, फिर इसके मैं छोटे छोटे 5 टुकड़े बना लूँ और इसके हर टुकड़े का मैस मेजर करके इसके 5 पीसीस का मैस ऐड कर लूँ, तो इसके 5 पीसीस के मैस का सम जो होगा वो इस पूरी बॉल पेन के मैस के बराबर होगा। ये हम लोग बात जानते हैं कि पार्ट्स का जो मैस होगा वो सम के वो टोटल के मैस के इक्वल होगा। लेकिन बच्चों, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। अब जब मैं एटम बनाता हूँ ना, तो एटम के अंदर फ़र्ज़ करें जी, मैं कहता हूँ कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स शामिल हो रहे हैं। तो अगर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, कोई भी एक ऐसा एटम ले लेता हूँ जिसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 न्यूक्लियस हैं। तो इन ये जब इकट्ठे एटम की फॉर्म में हैं, तो इन 6 पार्टिकल्स का मैस कुछ और है। लेकिन अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स का मैस, 2 प्रोटॉन्स का मैस और 2 न्यूट्रॉन्स का मैस, ये अलग-अलग मैस मेजर करके इन 6 पार्टिकल्स का मैस ऐड करता हूं, तो इनका सम कुछ और आएगा। यानी एटम की फॉर्म में जो मैस होगा वो कुछ और होगा और पार्टिकल्स के मैस का सम जो होगा वो कुछ और होगा। दोनों मैस सेम नहीं आएंगे, ये डिफरेंट आएंगे। तो ये दोनों मैसेज में जो डिफरेंस आता है दैट इज डिफाइंड एज मैस डिफेक्ट। अब इसको देखिएगा जी, वो क्या कहता है, द मैस ऑफ अ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द टोटल मैस ऑफ इट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हम लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अब ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, अगर इनको एज अ पार्टिकल कंसिडर करके इनके मैस को मेजर किया जाए और फिर इनके मैसेज को ऐड कर लिया जाए और उस न्यूक्लियस के अंदर इन्हीं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को रख के अगर उसके न्यूक्लियस का मैस मेजर किया जाए, तो न्यूक्लियस का मैस कम होगा और इन पार्टिकल्स के मैस का सम ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये बनता है कि जब ये पार्टिकल्स आज़ाद हैं, तो आज़ाद जब ये हैं, न्यूक्लियस में बाउंड नहीं है, जब ये आज़ाद हैं तब उनका मैस ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इनको न्यूक्लियस की फॉर्म में बाउंड कर लेंगे तो इनका मैस कम हो जाएगा। दिस डिफरेंस इन मैस इज कॉल्ड मैस डिफेक्ट। और ये जो मैस में फ़र्क आता है कि जब ये पार्टिकल्स न्यूक्लियस में जाके बाउंड हो जाएंगे, न्यूक्लियस बनाएंगे, तो इनके मैस में जो कमी आएगी दैट इज डिफाइंड एज मैस डिफेक्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैस डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब कम होना। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एम एंड इज गिवन बाय द रिलेशन। अच्छा जी, आगे जाके ना वो हमें इस मैस डिफेक्ट की रीज़न भी बताएगा कि मैस कम होता क्यों। अब देखें, डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस। अब जेड जो है ये अटोमिक नंबर है। अटोमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो उसका अटोमिक नंबर कहला रहा है। एम पी का मतलब है मैस ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन। तो उस न्यूक्लियस के अंदर जितने टोटल प्रोटॉन्स है ना, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मैस ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका मैस आ जाएगा प्लस ए माइनस जी। अब ए जो है ये कहलाता है अटोमिक नंबर। अटोमिक नंबर का मतलब होता है बच्चों कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम। अब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों की जो टोटल तादाद है
उसमें से आप प्रोटॉन्स की तादाद को माइनस कर रहे हैं, तो बाकी आपके पास बचेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसे कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है एक न्यूक्लियस के अंदर, उसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैस ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन के साथ। तो यहाँ पे आपके पास आ गया जी न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल प्रोटॉन्स हैं उनका मैस, यहाँ पे आपके पास आ गया न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल न्यूट्रॉन्स हैं उनका मैस। तो ये आपने उन आज़ाद पार्टिकल्स के मैस को ऐड कर लिया, और ये आपने यही पार्टिकल्स जब न्यूक्लियस के अंदर रखे तो उस न्यूक्लियस का जो मैस बना, उस न्यूक्लियस का मैस मेजर कर लिया। अब नीचे यही डिटेल आपको बता रहा है जो मैंने यहाँ पे समझा दी है। कैपिटल Z इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, A माइनस Z टोटल नंबर ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स, MP मैस ऑफ वन प्रोटॉन, Mn मैस ऑफ वन न्यूट्रॉन, ZMP टोटल मैस ऑफ ऑल प्रोटॉन्स, A माइनस Z Mn टोटल मैस ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स, M न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंटल मैस ऑफ एंटायर न्यूक्लियस। ये पूरे न्यूक्लियस का, यानी जब उसके अंदर ये पार्टिकल्स मौजूद हैं तो उस वक्त इस न्यूक्लियस का जो मैस बन रहा है ना, वो M न्यूक्लियस है। और डेल्टा M इज इक्वल टू ZMP प्लस N इंटू M माइनस N। अब ये देखें A माइनस Z की जगह पे उसने N लिख दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा जी, मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। अब ये जो मैस डिफेक्ट है इसे एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियन ये टर्म याद रखिएगा, ये पिछले टॉपिक में थी जो निकाल दी गई है। ये न्यूक्लियन हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी वो पार्टिकल्स जो एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनकी टोटल तादाद हमारे पास क्या कहलाती है, न्यूक्लियन कहलाती है। अब देखो उसने डेल्टा एम को डिवाइड भी एटॉमिक मैस नंबर के साथ, एटॉमिक नंबर के साथ किया हुआ है, जिसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन packing fraction is obtained by dividing the mass defect delta m by mass number a, that is delta m over a। तो ये देख लें डेल्टा m over a। अच्छा अब ये देखिए उसने mass of nucleus पहले लिख दिया और बाकी सारी टर्म वो बाद में ले गया। अब mass of nucleus हमारे पास क्या आएगा बच्चों, कम आएगा। तो इसका मतलब कि ये जो मेरे पास टर्म है ना, इसका आंसर मेरे पास नेगेटिव आएगा। और इसने ये मैस डिफेक्ट को डिवाइड कर दिया कैपिटल ए के साथ। आपने इससे परेशान नहीं होना कि सर यहाँ पे तो मैस ऑफ न्यूक्लियस को माइनस किया गया था और यहाँ पे मैस ऑफ न्यूक्लियस को प्लस करके बाकी टर्म को माइनस कर दिया गया। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। मजीद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आगे इसको देखते हैं बेटे। ये बेटे आगे हमें एक ग्राफ दिखाया गया है जिसमें देखें चार्ज नंबर को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया गया है और चेंज ऑफ मैस पर न्यूक्लियन यानी मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन को उसने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है। अब देखें ये जो मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन है ना, इसको यहाँ पे नेगेटिव लिया गया, -0.009, -0.008, -0.007, मतलब ऊपर जाते हुए मैस डिफेक्ट जो है ये बढ़ता जा रहा है। अच्छा अब देखें ये मैस डिफेक्ट हमारे पास यहाँ से ऊपर से हाइड्रोजन में मैस डिफेक्ट 0 होगा, उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर यहाँ पे ये आ रहा है यहाँ पे U तक। इसकी आगे वो हमें जो है ना वो डिटेल अभी आगे बताएगा। इसको ज़रा देखते हैं, ये ग्राफ आपने बनाना ज़रूर है। आगे है जी हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, मैंने चैप्टर 20 में भी इसका जिक्र किया था कि ये वो एनर्जी है जो कि एक न्यूक्लियस को बाउंड करके रखती है। अब देखें जो जिस एनर्जी ने न्यूक्लियस को बाउंड करके रखा हुआ है ना, वो कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन उस एनर्जी को डायरेक्ट मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है। तो इसकी बजाय हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी हम न्यूक्लियस को कितनी एनर्जी दें तो वो अपने कांस्टेंट पार्टिकल्स में स्प्लिट कर जाए। अब इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं जी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम न्यूक्लियस को कितनी एनर्जी दें कि जिस एनर्जी के साथ उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में से बाहर निकल जाए, न्यूक्लियस स्प्लिट कर जाए, तो उस एनर्जी के बराबर जो एनर्जी होगी वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। अब देखिएगा। अच्छा फिर इसमें बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन में ना या इसकी डेफिनेशन से पहले वो हमें ये भी बताएगा कि मैस डिफेक्ट होता क्यों है। यानी जब पार्टिकल्स आज़ाद होते हैं तो उनका मैस ज़्यादा होता है, लेकिन जब पार्टिकल्स न्यूक्लियस में आके बाउंड हो जाते हैं तो उनका मैस क्यों कम हो जाता है। The missing mass, that is mass defect delta m, is converted into energy during the formation of the nucleus and is called the binding energy। वो कहता है जी ये जो आज़ाद पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनको जब आप करीब लेकर आते हैं कि ये एक न्यूक्लियस की शक्ल इख्तियार कर सकें, तो इनको जब आपने एक न्यूक्लियस की फॉर्म में बनाना होता है ना, न्यूक्लियस की फॉर्म में करीब लेकर आते हैं तो इनका मैस कम होना शुरू हो जाता है। तो इनका मैस जो कम होता है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जितना इनके मैस में कमी आती है इस इक्वेशन के मुताबिक इनका ये मैस एक एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो एनर्जी हमारे पास कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी।
अब आगे बाइंडिंग एनर्जी की वो डेफिनेशन बता रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियॉन्स दैट इज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। वो एनर्जी जो कि न्यूक्लियस को इसके पार्टिकल्स में यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में स्प्लिट कर दे, वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस मैस एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। जब ये मैस की जगह पे मैस डिफेक्ट आया तो एनर्जी की जगह पे बाइंडिंग एनर्जी आ गई। अब डेल्टा एम की आप वैल्यू पुट कर दें, जेड एम पी प्लस ए माइनस जी एम एन माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर इन सारों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जेड एम पी सी स्क्वायर प्लस ए माइनस जी एम एन सी स्क्वायर माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। अच्छा जी, आगे इसने एक एग्जाम्पल दी हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको लाजमी सॉल्व करें। कैलकुलेशन फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, हीलियम He42। अब ये बात बच्चों आप लोगों को पता है, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और वैसे आपने 9-10 में भी पढ़ी हुई है कि कोई भी केमिकल एलिमेंट जब लिखा जाता है तो इसके ऊपर की तरफ इसका एटॉमिक नंबर और नीचे की तरफ इसका एटॉमिक मास नंबर और नीचे की तरफ इसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर। तो अब देखें हीलियम, इसका A4 होगा और इसका Z2 होगा। तो अब A का मतलब है इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये 4 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, Z2 है। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों मिलके 4 हो रहे हैं और प्रोटॉन्स 2 हैं तो न्यूट्रॉन्स भी 2 होंगे। अब देखें जी, ये इक्वेशन इसका मैस डिफेक्ट निकालेगा, जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम एच ई। तो जेड की जगह पे आ गया जी 2, ये वाला आ गया, फिर एन 4 माइनस 2, ये भी मेरे पास 2 हो जाएगा, ये आ गया माइनस एम एच ई। अब मैस ऑफ प्रोटॉन, अभी बेटे जो मैस ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये हमारे पास एक यूनिट होता है एटॉमिक मैस यूनिट। ये एटॉमिक मैस यूनिट होता है जिसमें जो हमारे उसमें स्मार्ट सिलेबस में इसका टॉपिक उसने निकाल दिया। वो कहता है कि हमारे पास एटम का जो भी मैस आता है उसको आप कार्बन 12 के मैस के साथ डिवाइड कर दें। तो ये आप यहाँ पे इसको याद ही रखेंगे कि जी एटॉमिक मैस यूनिट के अंदर जो मैस ऑफ प्रोटॉन है 1.007825 U, मैस ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665। अब ये आपको याद रखने पड़ेंगे बेटे, मैस ऑफ प्रोटॉन, मैस ऑफ न्यूट्रॉन। तो एम पी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एम एन को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को ऐड कर लें, ये दोनों को ऐड किया गया 4.03298 U। और मैस ऑफ हीलियम 4.0028। अब इसमें से 4.0028 को माइनस कर दें तो डेल्टा एम मैस डिफेक्ट मेरे पास जो आ जाएगा 0.03018 U। अब इससे ना ये साइड पे दिखाया भी हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो मेरे पास 1 एटॉमिक मैस यूनिट जो है ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्वल होता है, ये बड़े इसमें दिखाया हुआ है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एम की जगह पे वो कहता है जी 1.6606 इंटू 10⁻27 किलोग्राम और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ इसका स्क्वेयर। अब ये जो है ना 1.6606 ये 1 U मैस के इक्वल है। 1 U मैस जो होगा ना डेट इज इक्वल टू 1.6606 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ये 1 U। तो 1 U मैस था, उसकी जगह पे ये किलोग्राम में आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया गया तो 10⁻10 जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 10⁻19 इससे डिवाइड किया गया तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे। अच्छा जी, ये जो हीलियम का मैस डिफेक्ट निकला है इसे अब उसने C जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो ये U की जगह पे आप 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दें, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ तो आपके पास 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। अब जैसे आपने बेटे मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन निकाला था, बिल्कुल वैसे ही आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है। तो वो कहता है जो बाइंडिंग एनर्जी आ रही है उसे एटॉमिक मास नंबर के साथ डिवाइड कर दें, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ, तो ये हमारे पास कहलाएगी जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द बाइंडिंग एनर्जी विद टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट इज मास नंबर A। फॉर एग्जांपल फॉर हीलियम A इज इक्वल टू 4, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया जी 7.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेटे आगे इसने ग्राफ जो है वो शो किया हुआ है जिसमें न्यूक्लियॉन नंबर को प्लॉट किया गया है एक्स एक्सिस पे और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को प्लॉट किया गया है वाई एक्सिस पे। ये ग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी बनाना है, इसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है इस लॉन्ग क्वेश्चन की। अब देखिए वो कहता है जी अब इस ग्राफ को अगर आप देखें ना तो ये हाइड्रोजन के लिए बेटे, हाइड्रोजन के लिए जो मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी है, जो मैस डिफेक्ट है वो जीरो होता है क्योंकि उसके अंदर होता ही एक प्रोटॉन है,
तो वो प्रोटॉन को आप किसके करीब ला रहे हैं, न्यूक्लियस से बना बनाया ही होता है प्रोटॉन के फॉर्म में। हाइड्रोजन के लिए मास डिफेक्ट 0 होता है। फिर ये हाइड्रोजन का जो आइसोटोप आ रहा है H31 ट्रीटियम, मास डिफेक्ट कुछ ना कुछ आ गया। फिर ऊपर आप जाते हैं, लिथियम का आ जाता है, यहाँ पे हीलियम, फिर लिथियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन। फिर इस तरह से वो कहता है जी जो आयरन है ना, आयरन के लिए मास डिफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ये देखिए, ये मैं बता रहा है, दिस ग्राफ शोज दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज विद मास नंबर till it reaches the maximum value of 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट मास नंबर 58। कि मैं उसकी बाइंडिंग एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और वो मास नंबर 58 के लिए आ रही होती है। और मास नंबर 58 देखें जी, वो आयरन के किसी एक आइसोटॉप का बन रहा है। वो कह रहा है कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। और 58 मास उस पर मास नंबर पे आकर ये मैक्सिमम हो जाती है। देन इट ग्रेजुअली डिक्रीजेज टू अ वैल्यू ऑफ 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट मास नंबर 238। ये है जी मास नंबर 238 यूरेनियम। तो वो कहता है कि यहाँ से फिर जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम होना शुरू होती है, मास नंबर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती होती अपनी मिनिमम वैल्यू पे आ जाती है, जो कि 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 58 से आगे ये लेवल मिनिमम है, 58 नंबर से पीछे नहीं, पीछे ये 0 भी आ रही है। तो वो कहता है कि U238 इसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे कम होती है 7.6। अच्छा जी, वो आगे फिर हमें नोट एक बता रहा है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर आयरन। अब देखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर आयरन, इसका मतलब ये बनता है कि आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, कि जिसके न्यूक्लियस को तोड़ना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है। सो आयरन इज द मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ग्राफ शोज दैट व्हेन अ हैवी एलिमेंट ब्रेक्स इनटू टू लाइटर एलिमेंट्स और व्हेन लाइटर एलिमेंट्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म हैवियर एलिमेंट्स देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। कि आप दो छोटे एलिमेंट्स को मिला के एक बड़ा एलिमेंट बनाएं या एक बड़े एलिमेंट को छोटे एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करें, दोनों प्रोसेसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, जो कि मास डिफेक्ट की वजह से आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेंगी। मैं चाहता हूं कि आप ये बेटे इसको अंडरस्टैंड करके इसकी प्रैक्टिस करके ये मुझे चेक करवाएं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।